टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 5 भारतीय संविधान की विशेषताएं। भूमिका आपने पिछले पाठ में भारतीय संविधान के निर्माण, उसकी प्रस्तावना एवं राजनीतिक दर्शन के बारे में पढ़ा। हम जानते हैं कि किसी अन्य संगठन की भांति राज्य को भी स्वयं शासित करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। संविधान उन नियमों का संग्रह है जो राज्य की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। यह एक मौलिक दस्तावेज होता है जिसके अनुसार राज्य की सरकार कार्य करती है। इस प्रकार संविधान वह मूलभूत कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों को परिभाषित एवं सीमित करता है तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को इंगित करता है। संविधान सभा ने 2 वर्ष 12 मास 18 दिन का समय लगा कर संविधान का प्रारूप तैयार किया, परंतु भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के संविधानों से भी कई विचार ग्रहण किए तथा उसे मौलिकता प्रदान की। भारतीय संविधान अपने आप में एक अनूठा संविधान है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं। कई बार ये प्रश्न भी आता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो आप 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा संविधान को तैयार होने में। और क्या भाई पूछ रहे तो उसे लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उद्देश्य ये पाठ पढ़ने के बाद आप भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को जान सकेंगे। लिखित व अलिखित संविधानों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। कठोर व लचीले संविधानों में भेद कर सकेंगे। भारतीय संविधान की प्रकृति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मौलिक अधिकारों व मौलिक कर्तव्यों के महत्व का विश्लेषण कर सकेंगे। उन विशेषताओं का महत्व बता सकेंगे जो इसे संसार के दूसरे संविधानों से अलग करती है। लिखित संविधान लिखित या अलिखित हो सकते हैं। लिखित संविधान हमेशा निर्मित तथा अलिखित संविधान विकसित होता है। लिखित संविधान वह है जो निर्धारित समयविधि में तैयार किया जाता है तथा निश्चित तारीख को लागू किया होता है। उदाहरण भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे देश द्वारा अंकित एवं लागू किया गया है। इसके विपरीत अलिखित संविधान क्रमिक विकास का परिणाम होता है। यह इतिहास की देन होती है। इसका संविधान सभा द्वारा निर्माण नहीं किया जाता। ये सदियों तक विकसित रीति रिवाजों, परंपराओं व कानूनों पर आधारित होता है। ब्रिटेन का संविधान विकसित है। अलिखित संविधान को सर्वोत्तम उदाहरण है। भारतीय संविधान विश्व में सबसे विशाल लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ है, जिसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है। लिखित अथवा निर्मित संविधान की विशेषता इसका स्पष्ट है निश्चित होना है। जब संविधान एक आलेखीय रूप में होता है तो जनता को सरकार की शक्तियों की स्पष्ट जानकारी होती है। लिखित संविधान में नागरिकों के अधिकार भी सुरक्षित होते हैं। भारत जैसे संघीय राज्य में सरकारें 2 प्रकार की है, संघीय तथा राज्य सरकार। लिखित संविधान में संघ व राज्यों की शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से दिया गया है। लिखित संविधान की कमजोरियां ये है कि वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप मुश्किल से बदलता है। पर्याय लिखित संविधान की शोधन प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल होती है। ये कहा जाता है कि लिखित संविधान उन्नत प्रशासन
प्रदान करने में सहायक होता है, किंतु यह दृष्टिकोण भी विवादपूर्ण है। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड सुप्रशासित देश है, यद्यपि उसका संविधान अधिकांश अलिखित है। कठोरता वह लचीलेपन का सम्मिश्रण शोषण प्रक्रिया के आधार पर संविधानों को कठोर अथवा लचीला कहा जाता है। यह प्रक्रिया कठिन अथवा सुलभ हो सकती है। कठोर संविधान वे है जो आसानी से शोषित ना हो सके, अर्थात उसमें संशोधन साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता है। उसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें शोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत एक लचीला संविधान वह होता है जिसे सामान्य वैधानिक प्रक्रिया से शोधित किया जाता है। इसके संशोधन में विशेष प्रक्रिया की हुई आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड का संविधान लचीला है क्योंकि उसका कोई भी भाग सदन के कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता है। कठोर संविधान की एक खूबी यह होती है कि इसमें जल्दबाजी व आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये स्थिर लिए होता है, जबकि लचीला संविधान ऐसा नहीं होता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों के हितों कठोर संविधान में अधिक सुरक्षित होते हैं। एक लचीला संविधान प्रगतिशील माना जाता है तथा यह राष्ट्र के विकास में सहायक होता है क्योंकि यह सुगमता से परिवर्तित हो सकता है तथा बदलती हुई परिस्थितियों को अनुरूप अपने को ढाल लेता है। इसके विपरीत एक कठोर संविधान को परिवर्तित होते हालत के अनुसार आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। भारतीय कठोरता व लचीलापन के सम्मिश्रण का अनूठा उदाहरण है। हमारे संविधान में संशोधन की 3 विधियाँ दी गई है। इसके कुछ अनुच्छेद सदन के विशेष बहुमत द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं, जबकि अनेक दूसरे प्रावधानों को आधे से अधिक राज्यों के विशेष बहुमत से ही शोषित किया जा सकता है। संघीय प्रणाली में कुछ कठोरता तो आवश्यक समझी जाती है, इससे राज्यों की शक्तियों में पिछड़ापन छेड़छाड़ न की जा सके। इसी तरह राज्य भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता है। संघनात्मक राज्य व्यवस्था राज्य का स्वरूप संघीय अथवा एकनात्मक होता है। संघनात्मक राज्य का एक उदाहरण उपयुक्त राज्य अमेरिका तथा एकमत राज्य का उदाहरण इंग्लैंड है। एकनात्मक प्रणाली में संपूर्ण देश की एक सरकार होती है। संघीय प्रणाली ने राज्य विभिन्न इकाइयों में बांटा होता है। पूरे देश की एक ही सरकार होती है जिसे संघ अथवा केंद्रीय सरकार कहते हैं, अपितु प्रत्येक इकाई अथवा राज्य की भी एक सरकार होती है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का विभाजन अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना संघ का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। भारत में संघीय सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के नाम से 3 सूचियाँ होती हैं, जिसके बारे में पाठ 8 में विस्तार से वर्णन किया गया है। कठोरता व लचीलेपन का सम्मिश्रण संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधानों को कठोर अथवा लचीला कहा जाता है। ये प्रक्रिया कठिन अथवा सुगम हो सकती है। कठोर संविधान वे है जो आसानी से संशोधित ना हो सके, अर्थात उसमें संशोधन साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता। उसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत एक लचीला संविधान वह होता है जिसे सामान्य वैधानिक प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। इसके संशोधन में विशेष प्रक्रिया
प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए इंग्लैंड का संविधान लचीला है क्योंकि उसका कोई भी भाग सदन के कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता है। कठोर संविधान की एक खूबी यह होती है कि इसमें जल्दबाजी या आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये स्थायी लिए होता है कि जबकि लचीला संविधान एक ऐसा नहीं होता। नागरिकों के मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों के हितों कठोर संविधान में अधिक सुरक्षित होते हैं। एक लचीला संविधान प्रगतिशील माना जाता है ये तथा यह राष्ट्र के विकास में सहायक होता है क्योंकि ये सुगमता से परिवर्तित हो जाता है तथा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल लेता है। इसके विपरीत एक कठोर संविधान को परिवर्तित होते हालात के अनुसार आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन के सम्मिश्रण का अनूठा उदाहरण है। हमारे संविधान में संशोधन की 3 विधियाँ दी गई हैं, जिसके कुछ अनुच्छेद सदन के विशेष बहुमत द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं, जबकि अनेक दूसरे प्रावधानों को आधे से अधिक राज्यों के विशेष बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। सदनीय प्रणाली में कुछ कठोरता तो आवश्यक समझी जाती है जिससे राज्यों की शक्तियों में छेड़छाड़ ना की जा सके। इसी तरह राज्य भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता है। संविधानात्मक राज्य व्यवस्था। राज्य का स्वरूप सदनीय राज्य एकात्मक होता है। संविधानात्मक राज्य का एक उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका तथा एकात्मक राज्य का उदाहरण इंग्लैंड है। एकात्मक प्रणाली में संपूर्ण देश की एक सरकार होती है। सदनीय प्रणाली में राज्य विभिन्न इकाइयों में बांटा होता है। पूरे देश की एक ही सरकार होती है जिसे सदन अथवा केंद्रीय सरकार कहते हैं, परंतु प्रत्येक इकाई अथवा राज्य को भी एक सरकार होती है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का विभाजन अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना सदन का अस्तित्व नहीं हो सकता है। भारत में सदनीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के नाम से 3 सूचियाँ होती हैं। इसके बारे में पाठ 8 के विस्तार से वर्णन किया गया है। सदनीय प्रणाली पर्याय संविधान कठोर अथवा सर्वोच्च होता है। संविधान की सर्वोच्चता हर किसी को उसका पालन करने को बाध्य करती है। न्यायपालिका की सर्वोच्च भी संघ शासन की अनिवार्य विशेषता होती है जिसे संविधान की व्याख्या निरपेक्षता से ही हो सके। भारत में संविधान की रक्षा के निर्मित सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। भारतीय संविधानात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार के अधिक प्रशासनिक, वैधानिक, विधीय तथा न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई है। भारत की कतिपय एकात्मक तत्व भी मौजूद है जिसे लचीला संविधान केंद्रीय सरकार के पक्ष में सत्य विभाजन, राज्य सरकारों के अधीनों राज्यपालों का क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त एकीकृत न्यायपालिका आदि। इस प्रकार एक विशेष प्रकार की अर्धसंविधानात्मक संरचना है, इसी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उपरांत विशेषता भारतीय संविधानात्मक व्यवस्था के एकात्मक स्वरूप को दर्शाती है क्योंकि इनमें से राज्यों की स्वायत्तता सीमित होती है। सदनात्मक लोकतंत्र। संविधान भारत के संविधान में संघीय लोकतंत्र का प्रावधान है। इसे ब्रिटिश शासन प्रणाली से अपनाया गया है। सदनात्मक लोकतंत्र में विधानमंडल तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्यों में से ही लिए जाते हैं तथा इसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरे शब्दों में वह विधानमंडल का विश्वास प्राप्त तक ही पदासीन रहते हैं। संविधानात्मक लोकतंत्र में राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। भारत में राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है। संवैधानिक तौर पर उसको बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त होती है।
परंतु वास्तव में वह इसका प्रयोग नहीं करता। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद इन शक्तियों का प्रयोग करती है। मौलिक अधिकार कर्तव्य। मौलिक अधिकार व कर्तव्य भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हमें ब्रिटिश शासन के दौरान राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, इसलिए भारत की जनता की एक महत्वपूर्ण आकांक्षा कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त करने की थी, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि। भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। इन मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय द्वारा हो सकती है। इसके उल्लंघन की स्थिति में हम न्यायालय में जाकर इनकी पुनः स्थापना कर सकते हैं, परंतु यह अत्यधिक अथवा सीमित नहीं है। अगले पाठ में आपको मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, जिसमें सभी नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है। अधिकार राज्य द्वारा व्यक्तियों को दी हुई सुविधाएं हैं तथा वह उनकी रक्षा के लिए कटिबद्ध है, जबकि नागरिकों द्वारा पूरे किए जाने वाले उत्तरदायित्व है, परंतु कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है तथा इसके अतिक्रमण की दिशा में कोई दंड नहीं दिया जा सकता। इन कर्तव्यों के बारे में आप पाठ 7 में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान की अन्य अनूठी विशेषता है। ये सिद्धांत हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान के लिए अनेक ऐसे आर्थिक सामाजिक अधिकार है जिन्हें हमारे संविधान निर्माता भाग 3 में शामिल करना चाहते थे, किंतु आर्थिक संसाधनों की कमी से नहीं कर पाए। उनको सिद्धांतों के अंतर्गत लाया गया है। हमारे संविधान में आर्थिक न्याय को प्रदान करने तथा थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में धन के जमा होने को रोकने के उद्देश्य से निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान द्वारा देश में सब सरकारों को दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्देश है। सभी संघ अथवा राज्य सरकारों की अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी नीतियां इन निर्देश सिद्धांतों के अनुसार तैयार करें। निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, परंतु यह सरकारों पर बंधनकारी नहीं है, तो भी देश के प्रशासन में इसका मौलिक स्थान सरकार इनकी अपेक्षा नहीं कर सकती। यह भविष्य की सरकार के लिए निर्देश है जिसको वह अपने कार्यक्रमों में नीतियों में स्थान देगी। इसके बारे में आप पाठ 7 में पढ़ेंगे। एकीकृत न्यायालय। एकीकृत न्यायपालिका। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय व विधि उच्च न्यायालय मिलकर एकीकृत न्यायिका संरचना के अंतर्गत आते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में सब कानून हैं। इसका अर्थ है कि सभी सदनीय, राज्य, दीवानी, फौजदारी अथवा संवैधानिक कानून के ऊपर अधिकार क्षेत्र का होना। संयुक्त राज्य अमेरिका न्यायिक प्रणाली की तरह हमारे देश में पृथक संघीय तथा प्रणाली की तरह हमारे देश में पृथक संघीय तथा राज्य न्यायालय नहीं है। संपूर्ण न्यायपालिका में न्यायालयों की श्रृंखला क्रमानुसार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के अनुभवी न्यायाधीशों में से नियुक्त किए जाते हैं। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के अनेक न्यायाधीश निचली अदालतों के अनुभवी न्यायाधीशों में से उपयुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आपस में स्थानांतरण
का भी प्रावधान है। उच्च न्यायालय को अधीन न्यायालयों पर निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों को कोई भी निर्देश दे सकता है। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर है, अंत इसके निर्णय देश के सर्वोच्च कानून हैं। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका संपूर्ण रूप से एकीकृत है। न्यायिक प्रणाली के बारे में आप पाठ 14 में सविस्तार पढ़ेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एकीकृत न्यायपालिका के साथ भारतीय संविधान की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक प्रावधान है। भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका व विधानपालिका के दबाव से पूरी तरह मुक्त है। न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार योग्यता है और उन्हें आसानी से पदमुक्त नहीं किया जा सकता। उनके वेतन तथा भत्ते सुरक्षित होते हैं। उन्हें पर्याप्त वेतन दिया जाता है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या व सुरक्षा तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा और केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना होता है। एक हरी नागरिकता। संघीय राज्य में पर्याय दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य का नागरिक होने के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका USA का भी नागरिक होता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति संघीय शासन व केवल अपने राज्य शासन के अंतर्गत रोजगार प्राप्त कर सकता है। भारत में हमने एक हरी नागरिकता को अपनाया है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वह किसी भी स्थान पर निवास करता हो। वह अपने राज्य जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि का नागरिक नहीं होता है। भारत के सभी नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तथा देश के सभी भागों में समान अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं। सार्वभौमिक व्यवसाय मताधिकार। भारतीय लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ हमने जनता के द्वारा व है जनता के लिए सरकार की स्थापना की है। नागरिक सरकार के विधानपालिका अंग के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। भारत का 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक नागरिक जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति, संपत्ति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मताधिकार का अधिकार रखता है। सार्वभौमिक वाक से मताधिकार के बिना लोकतंत्र अर्थहीन है। विश्व के प्रगतिशील तत्पश्चात लोकतंत्र देशों में मताधिकार को धीरे धीरे विकसित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक मत देने का अधिकार है। इस प्रकार भारतीय संविधान सार्वभौमिक वाक से मताधिकार के द्वारा राजनीतिक समानता को स्थापित करता है। आपने क्या सीखा? भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं जो इसे दूसरे संविधानों से पृथक करती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान संसार में सबसे विशाल संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। ये कठोरता व लचीलापन का सम्मिश्रण है। संविधान के कुछ प्रावधानों को सुगमता से नहीं बदला जा सकता है तथा इसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से ही संशोधित हो जाते हैं। संविधान की एक अन्य विशेषता इसकी सदनीय संरचना है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों में स्पष्ट शक्ति विभाजन सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सुरक्षा करता है। भारतीय संविधान में सदनीय लोकतंत्र का प्रावधान है। विधानपालिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में
मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक सत्ता होती है तथा वह सदन के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान में अनेक मौलिक अधिकार भी हैं जो कि न्याययुक्त होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा करते हैं। एक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय की शरण ली जा सकती है। बाद में हमारे संविधान में समस्त भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का भी समावेश किया गया। ये कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है, फिर भी प्रत्येक नागरिक इसे इनके पालन की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी समावेश किया गया है। यह सिद्धांत देश की सभी सरकारों के लिए आदेश के समान है। सरकारों की अपेक्षा की जाती है कि वह नीति निर्धारण इन निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार करेगी। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली विद्यमान है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सभी कानूनों के ऊपर है तथा वह एकीकृत न्यायिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। समस्त न्यायपालिका न्यायालयों की एक श्रृंखला है। भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका व विधानपालिका के प्रभाव से मुक्त है। न्यायपालिका का कर्तव्य संविधान की व्याख्या तथा रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, केंद्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना है। भारत से एक हारी नागरिकता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक चुनाव में मतदान कर सकते हैं। दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।